हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने 12वीं का चैप्टर 7 जनसंख्या उसके बारे में चर्चा करूँगी। जनसंख्या बच्चों, जनसंख्या जो है वो किसी भी देश की प्रगति और अधोगति यानी विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बात है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी और समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। हमारे भारत के अंदर वर्तमान में अगर आप देखो तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे नियम लगाए गए हैं, काफ़ी सारी प्रवृत्तियाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि दिन प्रतिदिन हो रही है। और ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ भारत में ही है, ये विश्व स्तर पर बढ़ रही है। बच्चों, अगर आप देखने जाओ तो वर्तमान में विश्व की जो जनसंख्या है वो 7.7 यानी 7 अरब और 7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और जिसमें हमारे भारत की जनसंख्या जो है वो 1 अरब 36 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और ये जो है ये बहुत ही मतलब जो कहते हैं कि सोचने वाला विषय है, इसके ऊपर चर्चा करने जैसा है। क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्याएं बढ़ेंगी, जनसंख्या जितनी बढ़ेगी, वस्ती जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा सरकार को सारी जो भी सुविधाएं हैं वो देने में मुश्किल उत्पन्न होगी, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो भी देश की जनसंख्या बढ़ती है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो प्राकृतिक संसाधनों में पड़ता है। जो हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें कुदरत की तरफ से देन मिली है, तो जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही प्राकृतिक संसाधनों की क्या होगी, उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, लोग उसका उपयोग ज़्यादा करेंगे। और फिर क्या होगा, वर्तमान समय में अगर ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होगा तो भविष्य में जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी जो है वह इसका उपयोग कर पाएगी नहीं, क्योंकि वर्तमान में ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर संतुलन नहीं बनाएंगे तो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या के लिए दो बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्या है कि जनसंख्या के बढ़ने से मर्यादित प्राकृतिक संसाधनों का नाश तेजी से होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ज़्यादा करेंगे। और फिर उससे क्या होगा कि जो मतलब हमारी जो आने वाली पीढ़ी जो है तो वो इसका उपयोग नहीं कर पाएगी। और अल्प तालीम, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अल्प तालीम प्राप्त जनसंख्या के कारण, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग जो करते हैं उसके लिए तालीम होनी चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह प्राकृतिक संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग ना हो। अगर हम बिना तालीम के यानी कि बिना जानकारी के बेधड़क उसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि आगे भविष्य में वह चीज़ हमें मिलेगी नहीं। और ये बात जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। उसकी जो प्रगति है, उस देश का जो विकास है, उसमें अवरोधक हो सकता है। अब हम जनसंख्या विस्फोट के अर्थ के बारे में देखेंगे। ये तो मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया कि भी जनसंख्या क्यों हमें उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्यों उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, क्यों उसके बारे में समझना चाहिए। अब हम पहले उसका अर्थ देखते हैं कि भारत में मृत्यु दर में हुई तीव्र गिरावट के सामने जन्म दर में तीव्र गिरावट न होने से शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा रहा, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अर्थात
कि जो भारत के अंदर की बात है कि जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है कि जो लोग मृत्यु जिनकी हो रही है उसके सामने जन्म दर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो संतुलन होना चाहिए वो संतुलन नहीं हो रहा है। अभी आप देखते हैं कि भी बहुत सारी तरह की हमारे पास सुविधाएं हो चुकी हैं, कई तरह की दवाइयाँ निकल चुकी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मृत्यु दर को हमने बहुत ही कम कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके सामने जन्म दर जो है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है ये जनसंख्या विस्फोट कहा जाएगा। अर्थात फिर से एक बार देखते हैं अर्थ, भारत में मृत्यु दर में हुई तीव्र गिरावट माने कमी के सामने जन्म दर में तीव्र गिरावट न होने से, यानी जन्म दर बढ़ने से जो शुद्ध जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसका दर जो ऊंचा जा रहा है, उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। और ये जो जनसंख्या विस्फोट का जो ये है बात, ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं, ये विश्व स्तर पर है और ये बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। वर्तमान समय में जो तेजी से वृद्धि हो रही है, ऐसी वृद्धि कभी नहीं देखी गई जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। यानी विश्व स्तर में कई देश ऐसे हैं कि जहां पर जनसंख्या नियमित रूप से बढ़ती जा रही है और इसमें भारत का भी स्थान प्रमुख है। भारत में 1931 से 2011 तक देश की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1931 तक ठीक था, लेकिन 1931 से 2011 तक का अगर हम आंकड़ा लगाते हैं तो उस समय बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। कितनी थी? 36.1 करोड़। जबकि जब 2011 में जब जनसंख्या फिर से की गई, तब पता चला कि ये बढ़कर 121 करोड़ के आसपास हो गई है। मतलब 60 वर्ष के अंदर, यानी कि 1951 के बाद जब 2011 में जनसंख्या की गई, तो ये समय कितना था अंतराल इसका? 60 वर्ष का। और ये 60 वर्ष के अंदर 84.92 करोड़ की वृद्धि हो गई है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जनसंख्या 1931 में इतनी नहीं थी, यानी उसके पहले इतनी नहीं थी, वह 2011 में जब उसकी जनसंख्या की गई, गणना की गई, तो 84 करोड़ मतलब बढ़ गया था। अपितु भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% के आसपास रहा है। इस प्रकार अति जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि के ऊंचे दर के कारण जनसंख्या में विशेष तौर पर 1970 के बाद जो बढ़ोतरी हुई उसे जनसंख्या विस्फोट के रूप में माना जाता है। यानी कि जो 1970 के बाद में जो जनसंख्या हुई है, बढ़ी है, वह जनसंख्या जो है यह विस्फोट माना गया है, क्योंकि इस समय में कुछ ज़्यादा ही जन्म दर हुआ है, उसके सामने मृत्यु दर कम रहा है, क्योंकि नई नई टेक्निक आ गई है और उसकी वजह से मृत्यु दर कम हो गया, लेकिन जो जन्म दर है वो तो बढ़ता ही रहा। तो ये जो है ये आपका मतलब यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट का अर्थ हो गया। तो बच्चों समझ में आया जनसंख्या विस्फोट क्या है? कि मृत्यु दर कम है और उसके मुकाबले जन्म स्तर क्या हो रहा है? तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो जिसके कारण जो जन्म संख्या की जो वृद्धि हुई है ना, जनसंख्या की जो निरंतर वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। भारत में जनसंख्या का रुझान, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत में जनसंख्या का रुझान। रुझान मतलब संख्या की जो गणना की गई है, उसका जो आंक लगाया गया, अंदाजित। रुझान का मतलब हम अंदाजित बात कह सकते हैं। जनसंख्या का रुझान अर्थात जनसंख्या का कद, जनसंख्या की वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या एवं स्त्री पुरुष प्रमाण से संबंधित सांख्यिकी जानकारी प्राप्त करके उसका अर्थघटन करना। जनसंख्या रुझान के अंदर क्या क्या बातें आ जाती हैं कि हर एक एरिया में, माने जो भी विस्तार है, चाहे वो शहरी विस्तार हो, ग्राम्य विस्तार हो,
कोई भी विस्तार हो, उन सभी विस्तारों के अंदर कितने लोग बच्चों का जन्म हुआ है, यानी वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि कितनी है उसका दर, फिर जन्म दर कितना है, वहाँ पे कितने लोग मृत्यु हुए हैं, फिर शहर की जनसंख्या क्या है, ग्रामीण की जनसंख्या क्या है, स्त्री और पुरुष का प्रमाण क्या है, ये सब की जो जानकारी प्राप्त की जाती है और उसका जो अर्थघटन किया जाता है उसे जनसंख्या रुझान कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या की गणना 1871 में की गई थी और किसने करी थी? जमशेदजी टाटा ने की थी सबसे पहली जनसंख्या। तो बच्चों ये जो है ये ध्यान कर लेना, ये आपके विकल्प के रूप में आ सकता है कि भारत में सबसे प्रथम बार यानी कि पहली बार जनसंख्या की गणना किसने की थी और कब की थी? तो 1871 में जमशेदजी टाटा ने की थी। उसके बाद व्यवस्थित जनगणना जो है वो 1891 में हुई थी और 1891 के बाद प्रति वर्ष हर वर्ष मतलब 10 साल में, हर 10 साल में इसकी गणना होती है। पहले 1871 में हुई, फिर 1891 में हुई और उसके बाद प्रति वर्ष मतलब हर 10 साल के बाद में फिर से उसकी जनसंख्या की जो भी मतलब गणना है वो की जाने लगी। और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जनगणना पत्रक जो है वो 1991 में, जो 1951 में तैयार किया गया। तो बच्चों आपके पास में क्या 3 चीज़ें आई? एक, 1871 में सर्वप्रथम बार यानी कि सबसे पहली बार जमशेदजी टाटा ने जनसंख्या की थी, मतलब उसकी गणना की थी। उसके बाद 1891 में हुई थी और फिर 1891 के बाद हर 10 वर्ष में इसकी जनगणना मतलब होने लग गई। और जो 1951 है, 1951 के अंदर उसका पत्रक तैयार किया गया। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट्स में देखते हैं कि किस तरह 10 वर्षों की जो जनगणना हुई है उसमें किस तरह बढ़ोतरी होती गई है। तो 1901 के अंदर जब जनगणना की गई थी तब जनसंख्या थी, भारत के अंदर की बात हो रही है, तब थी 23.8 और अगर औसतः वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में निकालते हैं तो प्लस 0.08 निकलता है। और जब 1911 यानी फिर 10 वर्ष के बाद जब की गई तो 25.2 निकली, यानी ये करोड़ में है, तो तब ये इतनी निकली, उसमें कितना बढ़ोतरी हुई? 0.57, यानी पहले 8 थी फिर कितनी हो गई? 57। यानी देखिए दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ रहा है ये देखते हैं। 1921 के दिन 25.1 और यहाँ पे क्या हुआ? माइनस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 25.2 था ना, तो यहाँ पर 1 पॉइंट माइनस हुआ है, यानी कि 0.03% रहा, यानी कम हुई। कुछ ऐसी स्थिति थी जिसमें मृत्यु दर बढ़ गए और जिसकी वजह से जनसंख्या कम रही। 1931 में 27.9 हो गई, पहले 25.2 हुई, फिर कम हुई और फिर बढ़ गई, जो 1.04 यानी कि ये बढ़ गई, प्लस में हो गया यानी कि बढ़ गया। फिर 1941 के अंदर 31.9 करोड़ निकाली गई और इसमें भी इजाफा ही हुआ है, यानी कि बढ़ती रही। फिर 1961 में जब किया गया तो 1961 में 43.9% हो गई, मैंने 43.9 करोड़ बढ़ गई और फिर उसमें जो वृद्धि दर जो है प्रतिशत में वो 1.96 हो गया। 1971 में 54.8 और फिर 1981 में 68.3, 1991 में 84.6, 2001 में 102.7। आप देख सकते हैं कि 1991 84.6 था और वो जो सबसे ज़्यादा बढ़कर जो है 2001 में 102.7 यानी 102 अरब के आसपास पहुंच गया। और 2011 में जब करा गया था तब 121 हो गया था। यानी आप देख सकते हैं कि कितना दिन प्रतिदिन इसकी जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये एक चिंता का विषय है।
इसके ऊपर से विद्यार्थी हम लोग एक आलेख भी बना सकते हैं, जो आलेख हमको यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे ये आलेख इस प्रकार बनाया गया है। यदि आप लोग चाहें, ये स्तंभ आलेख बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसे रेखा आलेख में भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो अगर वैसे बनाना है आपको, तो आपको यहाँ पे ये साल बतानी होगी, फिर यहाँ पे जो भी ये गणना है वो, और दो, जैसे यहाँ 91 में बताया कि भाई मतलब इसके जो आपने आगे कोष्टक देखा है उसके कोष्टक के अकॉर्डिंग आपको बनानी है। तो यहाँ पे बताया है जैसे कि 1991 में कितनी थी? 36.1 थी। तो वो 20 और 40 के बीच में आपने आलेख में बता दिया। फिर 1961 में इस तरह बताया, फिर 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में और 2011 में। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। अब इसका विश्लेषण अगर करते हैं तो विश्लेषण में कुछ भी नहीं है। आप यहाँ ये बता सकते हैं कि 1991 के अंदर 36.1 करोड़ थी जनसंख्या, जो बढ़कर 1961 में 43.9 हो गई है करोड़ मतलब। तो इसमें कैसे बता सकते हैं कि 1901 से लेके 1911 के दशक में कुल जनसंख्या 5.7% की बढ़ोतरी से हुई, जबकि 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में -0.3% की कमी हुई थी। यानी जो आपने बॉक्स जो लिखा है उसी को आपको यहाँ पे उसकी चर्चा करनी है। फिर हम बता सकते हैं कि भाई 1921 के अंदर 25.1 था, जिसमें हम माइनस में 0.03 हुआ था, जबकि 1931 में 27.9 करोड़ थी, जो बढ़कर 1.4% की दर से बढ़ रहा है। यानी कि इसमें मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर कम हुआ है। बढ़ रहा है इसका मतलब मृत्यु दर कम हुआ है। तो इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष का जो है ये हम बता सकते हैं कि यदि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब सामने मृत्यु दर उतना नहीं हो रहा है। तो इसमें हमने मृत्यु दर में तो कमी कर ली, लेकिन उसके सामने जनसंख्या में हमने दिन प्रतिदिन क्या किया? बढ़ोतरी करते गए। बच्चों, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि अगर 2025 तक अगर फिर से जनसंख्या हुई, गणना हुई मतलब उसकी, तो यह जनसंख्या जो है ये बढ़कर 139 के करोड़ के पास मतलब पहुंच सकती है। 139 पॉइंट समथिंग, उससे भी बढ़कर अबज हो सकती है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके बारे में सभी को सोचना चाहिए, सरकार को भी कड़क नियम लेने चाहिए। भारत में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या, अब जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्त्री जो है उसके जन्म दर की बात और पुरुष के जन्म दर की बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम एक कोष्टक के द्वारा समझते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष का प्रमाण 1951 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय पुरुष की जनसंख्या जो थी वो 18.55 करोड़ थी और उसके सामने स्त्री की जनसंख्या जो थी वो 17.56 ही करोड़ थी। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास मतलब दोनों में फर्क है। और तब कुल जनसंख्या 36.11 थी। यही जब 1991 में फिर से की गई, तब उसकी जो स्त्री की जो जनसंख्या थी वो 40.71 थी और जो पुरुष की जनसंख्या थी वो 43.92 थी। यानी कि यहाँ पर स्त्री का प्रमाण जो है वो बहुत ही कम बताया जा रहा है। और 2011 में जब फिर से जनसंख्या की गणना हुई, जनगणना की गई, तब जो पुरुषों की जो संख्या है वो 62.37 मतलब इतने करोड़ की थी। यानी 62 अरब 37 करोड़ जो पुरुष की जनसंख्या थी और उसके सामने स्त्रियों की जनसंख्या जो है वो 58.65 करोड़ थी। और टोटल मिलाकर अगर जनसंख्या गिनते हैं हम स्त्री और पुरुष दोनों का तो वो कितनी होती है? 121.2। तो आप देख सकते हैं कि स्त्रियों के प्रमाण पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। क्यों? जो दोनों का जन्म दर जो है या मृत्यु दर है वो समान रहना चाहिए। जनसंख्या दोनों की, स्त्री और पुरुष दोनों की समानता होनी चाहिए।
तो ये भी एक चिंता का विषय है। उसके भी कई कारण हैं कि लोगों की कई बातें ऐसी होती हैं कि लोग की सोच ऐसी होती है, उनमें शिक्षण का अभाव होता है, जिसकी वजह से ये हमें फर्क जो है यह हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रस्तावना में हमने क्या देखा कि जनसंख्या जो है वह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। विश्व में जो अगर हम देखने जाएं तो 7.7 अरब के आसपास जनसंख्या हो चुकी है, और जबकि भारत के अंदर 136 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या हो चुकी है। और यह क्यों, इस पे बात करना, इस पे चर्चा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके सामने जो हमारे पास में कुदरती जो भी हमारे पास संसाधन है वह कम है, और लोगों में उसका उपयोग करने की जो समझ है वो भी कम है। और ये है भविष्य में हमारी जो भी आने वाली भावी पीढ़ी जो है उसको यह चीज़ों का उपयोग मिलेगा नहीं। कुदरती संसाधन खत्म हो जाएंगे। अगर वर्तमान में इतनी संख्या बढ़ती रहेगी तो भविष्य के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यह देखा हमने। फिर विस्फोट का अर्थ देखा कि विस्फोट क्या होता है कि जन्म दर बढ़ रहा है तीव्र गति से, और उसके सामने मृत्यु दर में बहुत ही गिरावट आ चुकी है, मृत्यु दर कम हो गया है, और इसकी वजह से जो जनसंख्या में एक अचानक जो वृद्धि हुई है उसे हम विस्फोट के नाम से जानते हैं। और जनसंख्या भारत की कौन से साल में कितनी रही, उस जनसंख्या के बारे में और उसके आलेख के बारे में हमने चर्चा की है। तो विद्यार्थियों, आप आज का चर्चा का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं, और दूसरा विषय हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। आपको होमवर्क में क्या करना है, जो भी जनसंख्या का विस्फोट का अर्थ और भारत में जो जनसंख्या का प्रमाण है, जो जनसंख्या निकाली गई है वह कोष्ठक और उसका आलेख, यह आपको लिखना है और उसको याद करना है। और इससे रिलेटेड जो भी एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर होंगे यह भी आपको यहाँ तक के याद करने हैं। ठीक है। फिर मैं बाद में आपको MCQs भेजूँगी। ओके, थैंक यू।